हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ कि आप जो मेरा चैनल है उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो और कमेंट्स भी लिखा करो कि किस तरीके का अपना ये चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले म्यूटेशन है, उसकी डेफिनेशन है कि व्हेन एनी सडन एंड इनहेरिटेड चेंज इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो यहाँ पे ये जो म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि एकदम से जो चेंज है वो चेंज अगर हमें मिलता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। और इसमें जो चेंज आता है वो हमारे क्रोमोसोम है या जीन्स हैं या प्लाज्मा है, उसमें यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा और ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन रहता है, यानी परमानेंट चेंज है जिसको आप हटा नहीं सकते। अब सबसे पहले यहाँ देखो हिस्ट्री दी हुई है। तो म्यूटेशन जो वर्ड है वो वर्ड ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था 1900 में, और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के लॉज को वापस से रीडिस्कवर किया था। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा था कि जब क्रोमोसोम नंबर है या क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में अगर चेंज होता है तो उस जो प्रोसेस है उससे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। उसके बाद में ये देखो जो ह्यूगो डी व्रिज थे उनसे पहले ही 1791 में सेट राइट ने जो एक इंग्लिश फार्मर थे उन्होंने एक नई वैरायटी या ब्रीड को डेवलप किया था, और उनके जो लेग थे वो स्मॉल लेग थे और शीप की वैरायटी थी इसको, और इसका नाम उन्होंने दिया था एंकल ब्रीड ऑफ शीप। फिर उसके बाद में मॉर्गन ने 1910 में डिस्कवर किया था कि वैसे ड्रोसोफिला होती है उसकी रेड आई होती है, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ जो ड्रोसोफिला हैं उनमें वाइट आई होती है, और उसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न था म्यूटेशन। और फिर उन्होंने यहाँ पे लिंकेज प्रोसेस है उस लिंकेज प्रोसेस को डिस्कवर किया था कि कोई भी दो कैरेक्टर वाले जीन्स हैं और वो बिल्कुल पास में, तो वो हर जो जनरेशन है उसमें कंटिन्यूस जाएंगे, तो इन्होंने लिंकेज थ्योरी दी थी। उसके बाद में यहाँ पे देखो मैं आपको दोनों के डायग्राम बता रही हूँ। ये एंकल लेंथ जो थी वो वैरायटी है शीप की, और यहाँ पे आप देखो वैसे तो नॉर्मली ड्रोसोफिला होती है उसकी रेड आई होती है, लेकिन म्यूटेशन से इसमें जो है वाइट आई आ गई, तो ये मॉर्गन ने डिस्कवर किया था। अब देखो अपन जो जीन म्यूटेशन है उस जीन म्यूटेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो है स्पॉन्टेनियस और एक है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस होता है जिसको आप नेचुरल भी कह सकते हो, जो नेचर है वो नेचर अगर करता है तो वो वाला म्यूटेशन कराता है स्पॉन्टेनियस, और जब हम आर्टिफिशियल करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंड्यूस। अब यहाँ पे देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन म्यूटेशन अकर विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ एनी म्यूटेजन आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, यानी जो नेचुरल है उस नेचुरल को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। और इसकी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो रेट है वो रेट बहुत कम होती है, वेरी लेस, और यहाँ पे 10 की पावर -7 टू 10 की पावर -4 बहुत कम है पर जीन पर जनरेशन। ये आप MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। उसके बाद में है इंड्यूस म्यूटेशन। ये म्यूटेशन है उधर तो विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ एनी म्यूटेशन था, और यहाँ पे है म्यूटेशन अकर ड्यू टू फिजिकल और केमिकल म्यूटेजेंस ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे कोई फिजिकल चीज़ होगी या कोई केमिकल होगा वो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस। और ये प्रोसेस करवाएंगे भी कौन, हम ह्यूमन करवाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं,
आर्टिफिशियल। फिर इसकी जो रेट है वो रेट स्पॉन्टेनियस से बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये आपको, क्योंकि अपन आर्टिफिशियली अपने डिज़ायर के लिए करा रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद में है इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। अभी इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन क्या है कि जो भी जीन है वो जीन इन फिज़िकल या केमिकल ट्रीटमेंट के कारण चेंज हो रहे हैं, उनके कैरेक्टर है या नंबर है या उसका प्लेस है, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन। और इन्हीं म्यूटेजन को हम दूसरे नाम दे सकते हैं फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी क्रिएट म्यूटेशन, यानी कि इनमें कैपेसिटी होती है जिससे म्यूटेशन हो सकता है। और इसका अभी अपन ने टाइप देख लिया है, क्योंकि इनके अंदर कुछ कैपेसिटी है इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम आप कह सकते हो म्यूटेजेनिक कैरेक्टर। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ म्यूटेजेंस। अब टाइप ऑफ म्यूटेजेंस में अगर फिजिकल आप देखते हो तो फिजिकल म्यूटेजेंस में फिजिकल म्यूटेशन अकर ड्यू टू रेडिएशन। अब देखो रेडिएशन में एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो ये फैक्टर्स हैं जो फिजिकल म्यूटेजेंस करते हैं। फिर उसके बाद में केमिकल म्यूटेजेंस हैं, तो केमिकल म्यूटेजेंस में अपने पास में बहुत सारे एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है या और भी कोई हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है म्यूटेशन करवाने का। इसके बाद में अपन देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि जो म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो सबसे पहले स्टार्ट करा था जब एक्सरेज की डिस्कवरी हुई थी, तो मुलर ने 1927 में ये म्यूटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और उसके बाद में इन्होंने जो भी म्यूटेजेंस काम में लिए थे और उनको आर्टिफिशियली यहाँ पे यूज़ किया था, तो इन्होंने जो भी इंडक्शन में था उसको उसमें यूज़ किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यह पीछे डायग्राम भी दिया हुआ है लेकिन मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पहले बता दिया है कि किस तरह का प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो अब देखो सबसे पहले जो है हम सीड्स हैं, उन सीड्स को म्यूटेजेन से सोइंग ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद में हम उसको सोइंग करते हैं, और इनकी जो डिस्टेंस है वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब ये ग्रो कर जाते हैं सीड्स, तो हम इसमें सेल पॉलिनेशन करवाते हैं। जितने भी प्लांट हैं उनमें 100% हमको कैरेक्टर लेने हैं, इसलिए हम सेल पॉलिनेशन करते हैं। और सेल पॉलिनेशन के बाद में जब इनमें सीड्स बनते हैं तो उन सीड का अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्ड उनका कलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में वापस इनको सोइंग करते हैं सीड्स को, और सिंगल प्लांट प्रोजेनी जैसे आपने देखा था, तो इस तरीके से हम इनकी सिंगल लाइन प्लांट प्रोजेनी करते हैं। फिर उसके बाद में वापस से जो भी सीड्स हैं हमारे डिज़ायर्ड, उन डिज़ायर्ड कैरेक्टर सीड्स को कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड ईयर में वापस से सीड सोइंग की जाती है सिंगल प्लांट प्रोजेनी में, और फिर वापस से इसका कलेक्शन डिज़ायर कैरेक्टर का होता है। तो ये प्रोसेस लगातार होती रहती है। फिर उसके बाद में जब हम फोर्थ ईयर में जाते हैं तो हम यहाँ पे पहला जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसकी टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के बाद में जो बेस्ट पेडिग्री हमें मिलती है उसके सीड्स को हम वापस से सोइंग करते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये 5 to 7 जनरेशन तक हम कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद में फिर हम इसमें कोऑर्डिनेटेड ईल्ड टेस्ट करते हैं, और उस ईल्ड टेस्ट में हमें जो भी बेस्ट कैरेक्टर लगते हैं उन कैरेक्टर को हम अकॉर्डिंग टू बिजनेस उसको पब्लिश करते हैं एज ए न्यू वैरायटी, और फिर उसके बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। तो ये एक मेथड है जो अभी मैं आपको आगे डायग्राम में भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से इसको आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट ईयर है और इसमें हमने जो भी हमारे पास में ट्रीटेड सीड है जो कि हमें डिज़ायर के लिए यूज़ करने थे, हमने जो भी कैरेक्टर लिया होगा वो म्यूटेजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। और फिर उसके बाद में इन प्लांट्स को सेल पॉलिनेटेड करेंगे,
और फिर सेकेंड ईयर में वापस से इनको सिंगल लाइन जो प्लांट प्रोजेनी है उसमें करेंगे। फिर उसके बाद में इसका कलेक्शन करेंगे और जो भी स्टेराइल, म्यूटेंट या एबनॉर्मल प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को यहाँ से निकाल देंगे। फिर उसके बाद में थर्ड ईयर है, तो यहाँ पे जो भी हमने कैरेक्टर लिया उसको अलग अलग सेपरेट करके वापस से सिंगल प्लांट प्रोजेनी डेवलप करेंगे और फिर उसके बाद में सिलेक्शन करेंगे बेस्ट प्लांट का। फिर हमारे पास में फोर्थ ईयर है। फोर्थ ईयर में हम वापस से सिंगल प्लांट प्रोजेनी कर रहे हैं और यहाँ पे फिर हम जो भी हमारा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को अलग अलग यहाँ पे निकालते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास में प्लांट्स बनेंगे वो होमोजाइगस प्रोजेनी होगी। होमोजाइगस प्रोजेनी मतलब इनमें सारे कैरेक्टर कैसे होंगे, सेम होंगे। फिर उसके बाद में फिफ्थ ईयर है। फिफ्थ ईयर में हम इसकी इनिशियल ईल्ड टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे ताकि हमें पता लग जाएगा कि हम जो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं वो यहाँ पे हमें मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए हम इसकी क्वालिटी और डिजीज़ रेजिस्टेंट टेस्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद में कंटिन्यू हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ ईयर तक हमारा ये रहता है और इसमें हम फिर कोऑर्डिनेटर ईल्ड टेस्टिंग लगाते रहते हैं और जो हमारे पास में सुपीरियर प्रोजेनी मिलती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में लगभग 9th ईयर तक जाते जाते हम इन सीड्स को पब्लिश्ड भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक न्यू वैरायटी के रूप में। अब देखो लास्ट में अपने जो पूरी म्यूटेशन ब्रीडिंग की है उसकी क्या एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ 2 दे रखी है। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग इंक्रीज क्वालिटेटिव कैरेक्टर इन प्रोडक्शन, यानी हम क्वांटिटी तो बढ़ाते हैं लेकिन हमें इसकी क्वालिटी भी हम इंक्रीज करते हैं और फिर उसके बाद में इस मेथड को डेवलप करके हम न्यू वैरायटी जो भी हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो डिज़ायर्ड कैरेक्टर यहाँ पर पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद में फिर हम उसका मल्टीप्लिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक मैं आप करा रही हूँ और उसके बाद में कल अपन पॉलीप्लॉइडी वाला जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।